कभी सोचा है जिस जमीन पर हम सब खड़े हैं वो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीती जागती कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे बनने में लाखों साल लगे हैं। तो आज हम इसी कहानी के कुछ पन्ने पलटेंगे और भारत के सबसे कीमती खजानों में से एक को समझेंगे, हमारी भूमि और हमारी मिट्टी। ये सिर्फ संसाधन नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारी विरासत है। चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। अब इस गहरी पड़ताल में उतरने से पहले एक शुक्रिया तो बनता है श्री मुकेश कुमार जैन जी का, जो अर्थशास्त्र के एक अनुभवी प्रवक्ता हैं। उनके ही दिए गए टीचिंग मटेरियल की वजह से हम इस विषय को इतनी गहराई से समझ पा रहे हैं, तो सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। तो आज हम इस सफर में 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम भारत की जमीन की बनावट को समझेंगे, मतलब इसकी बुनियाद क्या है। फिर हम देखेंगे कि हम इस जमीन का इस्तेमाल आखिर कर कैसे रहे हैं और इसके क्या अच्छे बुरे नतीजे हो रहे हैं। उसके बाद हम सतह से थोड़ा और नीचे चलेंगे और भारत की अलग अलग तरह की मिट्टियों की दुनिया को खंगालेंगे। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, हम ये जानेंगे कि इस कीमती खजाने को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचा सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये सब कुछ भारत की बुनियाद के बारे में है, यानी हमारी जमीन। देखिए, किसी भी देश की कहानी उसकी जमीन से ही शुरू होती है और भारत की कहानी तो वाकई में बहुत ही ज्यादा विविध है। अच्छा, जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो दिमाग में क्या आता है? दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे मैदान या फिर आसमान को छूते बर्फीले पहाड़? सच तो ये है कि असलियत इन दोनों का एक जबरदस्त मेल है। चलिए देखते हैं कि असल में तस्वीर है क्या। तो ये देखिए, ये है पूरी तस्वीर। इसे आप एक बड़ी सी जिक्सा पजल की तरह सोच सकते हैं। इस पजल का जो सबसे बड़ा टुकड़ा है, यानी लगभग 43%, वो है हमारे उपजाऊ मैदान। फिर आता है करीब 30% हिस्सा शानदार पहाड़ों का और बाकी का 27% हिस्सा खनिजों से भरे पठारों का है। यही वो संतुलन है जो भारत को इतना खास और समृद्ध बनाता है। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था के 3 बड़े इंजन हैं। मैदानों को आप हमारे देश की रोटी की टोकरी कह सकते हैं, जहां हमारा ज्यादातर खाना उगता है। पहाड़ हमारे वाटर टावर हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी नदियों को सालों भर पानी देते रहते हैं। और पठार, अरे वो तो हमारे खजाने के संदूक हैं, जो कोयले, लोहे और न जाने कितने ही कीमती खनिजों से लबालब भरे हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई बात कि हमारी जमीन दिखती कैसी है। पर अगला और शायद उससे भी बड़ा सवाल ये है, हम इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या हम वाकई इस अनमोल तोहफे की ठीक से देखभाल कर रहे हैं? चलिए पता लगाते हैं। जरा इन 2 तस्वीरों को गौर से देखिए। इनमें पूरे 60 साल का फासला है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि हरा रंग जो हमारे जंगलों को दिखाता है वो कैसे बढ़ा है। ये तो एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन वहीं कुछ दूसरे रंगों में भी काफी उठापटक हुई है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि हमारी बढ़ती जरूरतों ने हमारी जमीन का चेहरा कैसे बदल दिया है। चलिए इन बदलावों को जरा और करीब से समझते हैं। अच्छी बात यह है कि जंगल का इलाका 18 से बढ़कर 23% से भी ज्यादा हो गया है। पर एक चिंता की बात भी है। स्थायी चरागाह, यानी वो जमीन जहां पशु चरते हैं, वो कम हुई है। अब इसका सीधा असर हमारी दूध और मांस जैसी चीजों की सप्लाई पर पड़ सकता है। वहीं खेती की जमीन लगभग उतनी की उतनी ही है, जबकि हमारी आबादी तो लगातार बढ़ी है। ये हर साल करोड़ों नए पेट भरने के लिए हमारी फूड सिक्योरिटी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जमीन के इस्तेमाल में इन बदलावों का एक बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट भी है, जिसे हम कहते हैं भूमि निम्नीकरण, मतलब जमीन की क्वालिटी का गिरना। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बैटरी धीरे धीरे अपनी पावर खो रही है, और अगर ये बैटरी पूरी तरह से खत्म हो गई तो हम क्या करेंगे? तो आखिर ये बैटरी डिस्चार्ज हो क्यों रही है? असल में इसके कई विलन हैं। पहला विलन है माइनिंग, यानी खनन, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जमीन पर गहरे जख्म छोड़ जाता है। दूसरा विलन है ओवरग्रेजिंग, यानी जरूरत से ज्यादा पशु चराना, जो गुजरात और राजस्थान में जमीन के सुरक्षा कवच यानी पेड़ पौधों को ही नोच रहा है। तीसरा विलन है ज्यादा सिंचाई, जो पंजाब हरियाणा की उपजाऊ जमीन को पानी में डुबोकर उसे बंजर बना रहा है। और चौथा विलन, वो है इंडस्ट्रीज से निकलने वाला प्रदूषण, जो हमारी जमीन में धीरे धीरे जहर घोल रहा है। तो जमीन की बात तो हो गई, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम जमीन के अंदर झांकेंगे, उसकी आत्मा तक पहुंचेंगे, यानी हमारी मिट्टी। अगर भूमि शरीर का ढांचा है तो मिट्टी वो जान है जो उस ढांचे में दौड़ती है। और भारत की मिट्टी उतनी ही विविध है जितनी यहाँ की संस्कृति। अक्सर हम मिट्टी को बस धूल समझ लेते हैं, है ना? पर असल में ये धूल का ढेर बिल्कुल नहीं है।
ये तो एक मल्टी लेयर केक की तरह है, जिसकी सबसे ऊपर वाली परत, जिसे टॉप सॉइल कहते हैं, सबसे ज्यादा पौष्टिक होती है। सोचिए, इस पतली सी परत को बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं और धरती पर लगभग सारी जिंदगी इसी पर टिकी है। चलिए अब मिलते हैं भारत की 2 स्टार मिट्टियों से। पहली है जलोढ़ मिट्टी। ये बहुत ही उपजाऊ और दरिया दिल है, जो हमारे उत्तर भारत के मैदानों को सींचती है और हमें लहलहाती फसलें देती है। और दूसरी है काली मिट्टी। ये बहुत मजबूत और नमी को एक स्पंज की तरह पकड़कर रखने वाली मिट्टी है। यही वजह है कि ये कपास की खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। पर रुकिए, मिट्टियों का यह परिवार और भी बड़ा है। उड़ीसा में लाल पीली मिट्टी है, तो केरल और कर्नाटक के ज्यादा बारिश वाले इलाकों में लेटेराइट मिट्टी है, जो चाय और कॉफी की पसंदीदा है। और पश्चिमी राजस्थान में रेतीली मरुस्थलीय मिट्टी है। कभी सोचा है कि जहां हम रहते हैं वहां हमारे पैरों के नीचे कौन सी मिट्टी है? और आखिर में आती है वन मृदा, जिसे पहाड़ों की रानी भी कह सकते हैं। ये नदी घाटियों में तो काफी उपजाऊ होती है। हाँ, हिमालय के ऊंचे इलाकों में ये थोड़ी एसिडिक हो जाती है, पर जानते हैं ये किसके लिए बेस्ट है? हमारी जायकेदार चाय की पत्तियों के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल है। हमारा ये अनमोल खजाना, हमारी मिट्टी, आज खतरे में है। तो अब हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से में पहुंच गए हैं, जहां हम इस दुश्मन से मिलेंगे, जिसका नाम है मृदा अपरदन। और ये भी जानेंगे कि इस दुश्मन को हराया कैसे जाए। तो ये मृदा अपरदन आखिर है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये एक चोर है जो चुपके से आता है और हमारी सबसे कीमती चीज यानी मिट्टी की सबसे उपजाऊ ऊपरी परत को चुराकर ले जाता है। ये एक बहुत धीमी पर उतनी ही खतरनाक प्रक्रिया है जो हमारी जमीन को धीरे धीरे बंजर बना देती है। और ये चोर एक नहीं कई भेस बदल कर आता है। जब तेज बहता पानी जमीन में गहरी नालियां बना देता है तो उसे अवनालिका अपरदन कहते हैं। जब पानी पूरी की पूरी ऊपरी परत को एक चादर की तरह बहा ले जाता है तो उसे चादर अपरदन कहते हैं। और जब रेगिस्तान में तेज हवा मिट्टी को उड़ाकर ले जाती है तो वो पवन अपरदन कहलाता है। देखिए, समस्या तो वाकई बड़ी है, पर अच्छी बात यह है कि हम लाचार नहीं हैं। इसके उपाय मौजूद हैं और वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा सरल हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि हम इस कीमती खजाने को बचाने के लिए कर क्या सकते हैं? तो ये रहे कुछ बहुत ही स्मार्ट और असरदार तरीके। समुच्च जुताई का मतलब है ढलान पर आड़ी जुताई करना, ताकि पानी की रफ्तार कम हो जाए। सोपान कृषि मतलब पहाड़ों पर सीढ़ियां बना देना, ताकि पानी तेजी से नीचे न बहे। पट्टी कृषि में फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाकर हवा की रफ्तार को तोड़ा जाता है। और रक्षक मेखला का मतलब है पेड़ों की एक दीवार खड़ी कर देना, जो तेज हवा से मिट्टी को बचाती है। और इस पूरी बातचीत को समेटने के लिए महात्मा गांधी की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। हमारे पास हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। संरक्षण का असली मतलब यही है, जरूरत और लालच के बीच का फर्क समझना। और आज के दौर में ये संतुलन पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन और मिट्टी हमें मुफ्त में मिले तोहफे नहीं हैं। इन्हें सहेजना और संवारना हमारी जिम्मेदारी है। और ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है, इसकी शुरुआत हम सबसे होती है, अपने पैरों के नीचे की जमीन के बारे में सोच समझकर फैसले लेने से। क्योंकि आखिर में हम सिर्फ जमीन नहीं बचा रहे हैं, हम अपना भविष्य बचा रहे हैं।